नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हम बात काई स्क्वायर टेस्ट की ही करेंगे। पार्ट 3 वीडियो बना रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट पे। इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे दो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपस में एसोसिएटेड हैं या फिर इंडिपेंडेंट है। इसके पहले पार्ट 2 में हम आपको एक वीडियो जो बना करके दिए थे उसमें भी एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी 2 कंटीजेंसी टेबल पर बेस्ड, जिसमें क्या था कि एक एट्रीब्यूट्स आपका था कलर ऑफ द फ्लावर और दूसरा था शेप ऑफ द लीफ। तो वहाँ हम ये देख रहे थे कि जो ये दोनों एट्रीब्यूट्स हैं ये आपस में एसोसिएटेड हैं या फिर इंडिपेंडेंट हैं। तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमें दी रहती है, फिर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और देन जो काई स्क्वायर का फॉर्मूला है कि समेशन ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई, इस पर हम चल के उसको सॉल्व करते हैं और अपनी कैलकुलेटेड काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों को उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करें। इसीलिए आज ये पार्ट थर्ड वीडियो भी हम आपको लेकर के आए हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो है ये 2x2 कंटीजेंसी टेबल पर बेस्ड नहीं है ना। तो एक नए तरह का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेगा और जब आप उस वीडियो को और इसको भी देखेंगे तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पार्ट 2 का जो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अभी देखिए इस पार्ट में ये जो सामने हमारे सामने एक क्वेश्चन एक प्रॉब्लम है, इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सीवियरिटी ऑफ अ डिजीज एंड ब्लड ग्रुप वर स्टडीड इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट। किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में डिजीज की सेवेरिटी और उसका ब्लड ग्रुप, इन दोनों की स्टडी की गई है और कुछ फाइंडिंग्स हमें जो यानी ऑब्जर्व वैल्यू मिली हैं उसको हमने यहाँ पर एक टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है और ये टेबल m इंटू एन कंटीजेंसी टेबल के रूप में है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो सिवियरिटी कंडीशन है, ठीक है, डिजीज की जो सिवियरिटी की कंडीशंस हैं उसके और ब्लड ग्रुप के बीच में कोई एसोसिएशनशिप है या फिर ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमने कितने पेशेंट्स की स्टडी की है, 1500 की, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 1500 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो एट्रीब्यूट है, एक तो सेवेरिटी ऑफ अ डिजीज है, दूसरी आपका ब्लड ग्रुप है। ठीक है, एम इंटू एन कंटीजेंसी टेबल का मतलब होता है कि रो इंटू कॉलम, तो जितना रो होगा मल्टीप्लाई बाय उतना कॉलम। अब यहाँ पर जो हमारे सामने प्रॉब्लम है तो देखिए रो में क्या क्या है, जो कंडीशन है उसमें हमारा सीवियर है, मॉडरेट है और माइल्ड है, यानी कि 3 रोज है ना। और कॉलम में देखा जाए तो ब्लड ग्रुप्स में ओ है, ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप बी है और ब्लड ग्रुप ए बी है, यानी कि यहाँ पर 4 कॉलम है। तो ये कैसी आपकी टेबल हो गई, 3x4 की कंटीजेंसी टेबल हो गई। ठीक है, तो 1500 पेशेंट्स की स्टडी की जा रही है और इस टेबल में जो वैल्यू दी गई है ये कौन सी वैल्यू है, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, तो ये तो हमारा प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम में हमें ये देखना है कि ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं यानी सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट एंड द ब्लड ग्रुप आर एसोसिएटेड, क्या ये एसोसिएटेड है या फिर इंडिपेंडेंट है। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी हम। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है भाई, एच नॉट जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, तो क्या हम मान के चलते हैं कि टू एट्रीब्यूट्स, ये जो सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन है पेशेंट की और जो उसका ब्लड ग्रुप है वो नॉट एसोसिएटेड है। ठीक है, तो यही हमारी नल हाइपोथेसिस है कि उन दोनों के बीच में कोई एसोसिएशनशिप यानी कोई रिलेशनशिप नहीं है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी कि जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि सिवियरिटी ऑफ द कंडीशन और जो ब्लड ग्रुप वो एसोसिएटेड है, यानी वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, उनके बीच में कुछ संबंध है। अब देखिए ऐसे डायरेक्ट अगर हम टेबल को देखें
तो एक बार देखने पे तो हम कह देंगे कि भाई जिनका ब्लड ग्रुप ओ है और जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस डिजीज से। ठीक है, जो भी डिजीज है उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। और देखा जाए तो जो डिजीज को लेकर के प्रॉब्लम है वो माइल्ड है ना, वो बहुत सीवियर कंडीशन पर नहीं है। जैसे कोरोना कभी पीक पर होता है, कभी डाउन हो जाता है ना। तो उसी तरह से ये जो डिजीज है ये कैसा है, इस टाइम पे माइल्ड दिख रहा है, तो इसको बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम इस तरह का कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। पर क्या वाकई ब्लड ग्रुप और ये जो पेशेंट के जो कंडीशन है, ठीक है, वो उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? क्या वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? कुछ है संबंध? तो ये तो पता करने के लिए अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए ये नीचे आपका टेबल यहाँ पर बनाया गया है, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज पहले यही है कि कैसे हम जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करें। तो देखिए वीडियो नंबर जो पार्ट 2 है काई स्क्वायर का, उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताया था यहाँ पर कि मान लीजिए सपोज करिए कोई एट्रीब्यूट ए है, दो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, ए और बी एट्रीब्यूट्स है, और ये उनके अंदर की सेल्फ फ्रीक्वेंसीज है जिसको हम ए बी इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, सी डी, ये क्या है, ये सेल्फ फ्रीक्वेंसीज हैं। ठीक है, तो ये तो जो जैसे वहां पे टेबल में आपने देखा कि एक ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है, तो ये जो ए बी सी डी यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, ये ऑब्जर्व वैल्यू है, ये तो हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। पर बात ये है कि हम कैसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें, क्योंकि पहले स्टेप में चल के हमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ रही है। तो देखिए एक्सपेक्टेड ए कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, जब हम एक्सपेक्टेड ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आर वन मल्टीप्लाई बाई सी वन डिवाइडेड बाई एन। अब यहाँ पर आर वन और सी वन को क्यों मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ पर ए को देखिए, ये जो स्मॉल ए है, ठीक है, ये स्मॉल ए देखा जाए तो पहले रो में ही तो आ रहा है। ये जो बी वन है ये हमारा पहला रो कहा जाएगा, और ये जो यहाँ पर ए वन है ये पहला कॉलम कहा जाएगा, खड़ी लाइन जो है वो कॉलम होगी। तो ए जो है वो हमारा पहले रो और पहले कॉलम में आ रहा है, तो इसलिए आर वन और सी वन को मल्टीप्लाई किया जा रहा है और एन से, यानी जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड किया जा रहा है। अब ये आर वन और सी वन क्या है, तो देखिए जो पहले रो का टोटल होता है ना, वो क्या होता है, आर वन होता है, और जो पहले रो का कॉलम है वो क्या होता है, वो सी वन होता है। तो इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए हम एक्सपेक्टेड सी की वैल्यू निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड सी क्या है, एक्सपेक्टेड सी हमारा देखिए यहाँ पर दूसरे रो में आ रहा है, रो नंबर 2 में आ रहा है और पहले कॉलम में आ रहा है ना। तो हम क्या करेंगे एक्सपेक्टेड सी फाइंड आउट करने के लिए, एक्सपेक्टेड सी इज इक्वल टू आर टू मल्टीप्लाई बाई सी वन और डिवाइडेड बाई एन, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एन आया है, एन क्या है, आर वन प्लस आर टू या सी वन प्लस सी टू, या ये जो पूरा सेल्फ फ्रीक्वेंसी है ए बी सी डी इसी का सम है। ठीक है, एक बार और पार्ट 2 भी आप देखिएगा तो आपको और भी अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरह से हम अपने इस क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन वाला पार्ट है यहाँ पर 51 है। अब इस 51 के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है, इस 51 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो देखिए कि इसमें आर वन में है, सीवियर जो है हमारा आर वन में है, तो आर वन का पूरा सम करिए 51 प्लस 40, तभी तो पूरा आर वन कंप्लीट हमें पता चलेगा जब इसको पूरा सम करेंगे आर वन में जितनी सेल्फ फ्रिक्वेंसी आ रही है। तो 51 40 10 और 9 इसको जब आप प्लस करेंगे तो क्या होगा, 110 होगा। अच्छा ये जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है ओ वाली जो ऑब्जर्वेशन वैल्यूज हैं इनका सम करेंगे, यानी कि 51 प्लस 105 प्लस 384, तो ये क्या बनेगा, 540 बनेगा, है ना। तो यानी कि अगर हमें यहाँ पर 51 के लिए, 51 तो ऑब्जर्व वैल्यू है, पर हमें उसके लिए जब एक्सपेक्टेड वैल्यू में फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, वो पहले रो और पहले कॉलम में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर वन मल्टीप्लाई बाई सी वन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो आर वन की वैल्यू 110 है, मल्टीप्लाई बाई सी वन की वैल्यू 540 है,
और n की वैल्यू तो 1500 है, बताया गया है 1500 टोटल पेशेंट्स हैं यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब आप 110 मल्टीप्लाई बाई 540 डिवाइडेड बाई 1500 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 39.6 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप करके देखिए, इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। इसी तरह से चलिए कोई और वैल्यू ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पर सपोज करिए कि इस 25 को ले ले रहे हैं, ठीक है। हम 25 के लिए यानी कि ये जो आ रहा है ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। देखिए सेकंड रो में मॉडरेट है और थर्ड कॉलम में जो है हमारा बी है, ब्लड ग्रुप बी है। तो उसकी जो ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है वो 25 दे रखी है। तो चूंकि अब ये R2 में आ रहा है और C3 में आ रहा है, ठीक है। तो R2 की वैल्यू तो ये कही जाएगी सेकंड रो का जो टोटल होगा, यानी कि 105 प्लस 103 प्लस 25 प्लस 17, यही R2 बनेगा जो 250 होगा। और थर्ड कॉलम में आ रहा है तो थर्ड कॉलम का पूरा सम करिए, 10 प्लस 25 प्लस 125, तो ये जो 160 है ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा C3 की वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब ये आ रहा था R2 और C3 में, तो 25 के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, R2 मल्टीप्लाई बाई C3 यानी कि 250 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइडेड बाई 1500, ठीक है। ध्यान से देखिए 250 मल्टीप्लाई बाई 160 डिवाइडेड बाई 1500। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 के लिए यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू 26.7 मिल जाएगा। इसी तरह से आप किसी की भी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ऑब्जर्व वैल्यू में जितने आपकी ये फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं अंदर, आप किसी के लिए भी 527 के लिए भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से 17 के लिए भी निकाल सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि वो किस रो में आ रहा है और किस कॉलम में आ रहा है। तो उस रो का जो टोटल है और उस कॉलम का जो टोटल है उनको आपस में मल्टीप्लाई करिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। बहुत ईजी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना। तो इस तरह से देखिए सारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आपकी सही आई है या नहीं ये भी आप पता कर सकते हैं, वो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो आपके ऑब्जर्व वैल्यू में R1, R2, R3 की जो वैल्यू आई हुई है, या फिर जो C1, C2, C3, C4 की जो वैल्यू आई हुई है, ठीक है। यानी सीवियर का पूरा टोटल, मॉडरेट का पूरा टोटल, माइल्ड का टोटल, यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज का पूरा टोटल, ए मतलब ओ ब्लड ग्रुप ओ का जो टोटल है वो इन दोनों का, ये सब जो यहाँ पर वैल्यू आई हुई है ना नीचे टोटल वाली, ये टोटल वाली वैल्यू आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में भी सेम आएगी। देखिए R1 में 110 आया है, यहाँ पे 250 आया है और 1140 यहाँ पर भी आया है, जैसे ऊपर आया है ऊपर वाले टेबल में यहाँ पर देखिए, है ना। और नीचे कॉलम में भी सारी चीजें जो टोटल है यानी एक्सपेक्टेड के भी जो टोटल है वो क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। अगर आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज की जो कैलकुलेशन है, जो एक्सपेक्टेड टेबल में आपने वैल्यूज फाइंड आउट किया हुआ है, अगर वो सही आया हुआ है तो जो आपका एक्सपेक्टेड टेबल जो बन रही है उसमें भी जो टोटल्स होंगे R1, R2, R3, C1, C2, C3, C4, वो सब क्या होंगे, वो सब ऑब्जर्व वाले के टोटल के इक्वल होंगे, ठीक है। अब हम आते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स पे, जो हमारा काई स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो काई स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने क्या देखा है कि ये इस, इसको भूल जाइए, ठीक है। अगर आप समझ सकते हैं तो ठीक है, कि समेसन आपको करना है आई जो कि कहाँ तक हो, 1 से लेके n तक, और जे यानी कि जो कॉलम है उसका 1 से n तक, इसका कोई बहुत मतलब नहीं। अगर आप समझ सकते हैं इस चीज को तो अच्छी बात है। तो देखिए समेसन ओ आई माइनस ई आई जे, और ये ऊपर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई ई आई जे, ठीक है। तो देखिए अब ये सेल की सारी ऑब्जर्व यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, 51 के लिए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी दे रखी थी टेबल में, और उसके लिए एक्सपेक्टेड हमने निकाल लिया था जो 39.6 आया था, है ना। 51 के रिस्पेक्ट में जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो कितनी आई, 39.6 आई थी। इसी तरह से हम लोग 25 के लिए भी निकाल के देखे थे। तो 25 के लिए देखिए ऑब्जर्व वैल्यू ये, और इसके लिए जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई थी वो कितनी आई थी, 26.7 आई थी हमारी, आई थी ना, ठीक है। तो अब
हमारे पास इसी तरह से सारे, हम सबको उसको एक सीक्वेंस में लिख लेते हैं, सारे ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज को, और उसी के करस्पॉन्डिंग उसकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को भी लिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 51 के करस्पॉन्डिंग, यानी 51 की जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आई है उसके करस्पॉन्डिंग उसके बगल में लिख लिया हमने 39.6, और 25 के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 26.7 आया था तो उसे लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ओ आई माइनस ई आई करते हैं, यानी ऑब्जर्व में से एक्सपेक्टेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 51 माइनस 39.6, तो ये कितना हो जाएगा 11.4। इसी तरह से सभी को करते जाएंगे, जैसे हमने 25 के लिए निकाला था 26.7, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 1.7 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यूज आ रही हैं ओ माइनस ई आई वाली, यानी 11.4 माइनस 9.1 माइनस 1.7, इसी का हम क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो 11.4 का स्क्वायर 129.96, 9.1 का स्क्वायर 82.81, इसी तरह से माइनस 1.7 का जो स्क्वायर है वो 2.89। ठीक है, तो ये सारे आ जाएंगे, वाई माइनस ई आई स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो आई है वैल्यू, वाई माइनस ई आई स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है, इसको इसी की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे 129.96 को आप 39.6 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3.2818। ठीक है, इसी तरह से 82.81 को इसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए 49.1 से, तो कितना हो जाएगा 1.6866। ठीक है, इसी तरह से 2.89 को जो है इसके एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए, तो 11.7 से इसको डिवाइड करिए जो कि 0.2470 हो जाएगा। इसी तरह से सब करते चले जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में क्या करेंगे कि ये जो आ रही है इस कॉलम में जो वैल्यूज आ रही है इनका यहाँ पर नीचे सम कर लेंगे। ठीक है, तो जब ये सम कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 12.2347, ये इस वाले कॉलम में जो वैल्यू है। ठीक है, जो ओ आई माइनस ई आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई के कॉलम में जो वैल्यूज आई हुई हैं इन्हीं को क्या करेंगे सम कर लेंगे, तो 12.2347 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पर मिल गई। ठीक है, जो कि कितनी है 12.2347। ठीक है, अब बात करते हैं टेबल वैल्यू की, कि टेबल से काई स्क्वायर का जो टेबल होगा उसमें से हम कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे या कौन सी लेंगे। ठीक है, तो काई स्क्वायर पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम पे लेते हैं वो क्या होता है m इंटू एन का अगर टेबल होता है आपका कंटीजेंसी टेबल होता है तो m-1 इंटू n-1। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो रो कितना था, ठीक है रो हमारा 3 था, तो 3-1 मल्टीप्लाई बाई कॉलम कितना था 4, तो 4-1। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी कि 6। काई स्क्वायर के टेबल में चलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो टेबल में वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 12.59 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू आई है वो 12.2347 आई हुई है। टेबल में जो वैल्यू दे रखी है काई स्क्वायर के 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे वो कितनी है 12.59 है। ठीक है, तो क्या है कैलकुलेटेड वाली वैल्यू हमारी कम दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी क्या है कम है 12.23 कम है। तो देखिए जब इन्फ्रेंस हम बनाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इन्फ्रेंस हमारा बन रहा है कि जो कैलकुलेटेड का स्क्वायर है वो कम है टेबलेटेड वैल्यू से। तब कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू कम है तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा क्या निकला, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या थी कि जो दोनों एट्रीब्यूट्स हैं उनकी जो सिवियरिटी जो कंडीशन है पेशेंट्स की वो उनके ब्लड ग्रुप से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पर अभी तक कंक्लूजन निकाल रहे थे कि माइल्ड जो है वो ज़्यादा हो रहा है ब्लड ग्रुप को देखते हुए, तो बहुत प्रॉब्लम नहीं, जो डिजीज है वो ब्लड ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या है बहुत माइल्ड दिख रहा था, और ओ के और ए को जो है ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, हमें कुछ ऐसा दिख रहा था, हम कुछ कंक्लूजन उस टेबल को देख के निकाल रहे थे। तो वो कंक्लूजन निकालना सब क्या है एकदम से बेकार है। क्यों? क्योंकि ये दोनों एट्रीब्यूट्स आपस में इंडिपेंडेंट है, उनके बीच में कोई संबंध ही नहीं, ब्लड ग्रुप और
जो पेशेंट की सीवियरिटी है उनके बीच में कोई संबंध यहाँ पर नहीं निकल रहा है। ये दोनों एट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो हम उस टेबल से कोई भी कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, वो टेबल एकदम से बेकार है समझ लीजिए। ठीक है, वहां से हम सोचें कि ब्लड ग्रुप को देख करके और पेशेंट की कंडीशन के बारे में कुछ अंदाजा लगाएं, या पेशेंट के कंडीशन के को देखते हुए उसके ब्लड ग्रुप के बारे में कुछ बात हम कहें तो वो पूरी तरह से गलत होगी। ठीक है, निराधार होगी। तो आई होप कि इस वीडियो के हेल्प से आपको कंटीजेंसी टेबल पे बेस्ड जो काई स्क्वायर के क्वेश्चंस होते हैं उनको आप सॉल्व करना सीख जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करेंगे। ठीक है, लेकिन पार्ट 2 भी पहले देखिए, फिर पार्ट 3 को देखिए, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी करिए। बाय।